देखिए बच्चे, अभी हमारा जो लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा है बेटा, वो चल रहा है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अभी आपको सिर्फ दो टर्म्स पे फोकस करना है। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि सर एक होता है हमारा असेट्स, और असेट्स का मतलब मैंने आपको बताया था संपत्ति, यानी जिसके हम ओनर होते हैं, और एक मैंने आपको बताया था बेटा लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज का मतलब क्या था बेटा वहां पे, उधार। ये दो टर्म्स पे फोकस करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ अभी। ठीक है, देखो वो है क्या चीजें जो हमें समझनी है। अब ना इसमें कुछ टर्म्स आएंगे बेटा, जैसे कि एक टर्म आएगा हमारा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आपसे ना एक बेसिक सा क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, एक टर्म आया बेटा क्या हमारे पास, एक्सपेंस। मेरे ख्याल से आप में से एक सिंगल बच्चा भी नहीं होगा जिसको ये ना पता एक्सपेंस क्या होते हैं, सबको पता है। इसको सर बोला जाता है खर्चे, ये भी हम सबको पता है। ठीक है, मुझे एक टर्म से बड़ा, मेरे को मेरा फेवरेट टर्म है वो, अभी आप भी समझ चुके होगे, आए हुए आपको कुछ ही मिनट हुआ है, डिफाइन एक्सपेंस। बताओ, सुने तो सबने हुआ है, क्या होते हैं बच्चे? देखो डेफिनेशन ना जरूरी नहीं है याद हो, बनानी भी चाहिए हमें। कैसे? एनी अमाउंट, एनी अमाउंट पेड फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड। कोई भी अमाउंट जो मैं पे करता हूं किसी भी बेनिफिट के बदले में। एग्जांपल, आपने फोन का रिचार्ज कराया, खर्चा था। आपने अपने लिए शर्ट खरीदी, खर्चा था। समझ रहे हो? आपने मोमोज खाए, खर्चा किया। तो आपने जितने भी बेनिफिट लिए उसके बदले में आप पेमेंट करते हो, वो सब क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे एक्सपेंस कहलाते हैं। एक्सपेंस क्लियर हो गया सबको अच्छे से? ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। बुक से हटके ना बिल्कुल एक शॉर्ट लाइन में बताता हूं आपको। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा यहाँ पे फर्स्ट यूज्ड देन पेड। यानी कोई भी ऐसा खर्चा पहले मैं इस्तेमाल करता हूं और बाद में मैं उसकी पेमेंट करता हूं। एग्जांपल समझिए इसका, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या आपका जो फोन होता है ना, दो तरीके का होता है। एक होता है बेटा आपका प्रीपेड, और एक होता है हमारा कौन सा, पोस्टपेड। तो पोस्टपेड का मतलब क्या होता है, आप पूरे महीने उसे यूज करते हो, आपका एक बिल आता है। तो जब तक मैं उस बिल को पे नहीं कर देता ना बेटा, वो बिल मेरे लिए क्या रहने वाला है, आउटस्टैंडिंग रहने वाला है। क्या रहने वाला है वो, आउटस्टैंडिंग। तो आपको इससे क्या समझ आया कि सर आउटस्टैंडिंग रहने वाला है, तो इसका मतलब मेरे पे क्या चढ़ गया, यहाँ पे उधार चढ़ गया। भाई उधार ही तो हो गया ना, आपके ऊपर चढ़ गया। तो अब ये जो उधार है ये क्या कहलाएगा, असेट्स या लायबिलिटीज? ऑब्वियसली बात है सर, लायबिलिटीज कहलाएगा। तो इसका मतलब जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे बच्चे हमारे, वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, हमारे लायबिलिटीज के अंदर आएंगे। ठीक है, आपके ये हेड्स हैं बेटा। आपको आज की क्लास में मैं असेट्स और लायबिलिटीज समझा रहा हूं। ठीक है, तो लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा हमारा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगले एग्जांपल को ध्यान से सुनना तो आपको ऊपर वाला और बेटर क्लियर होगा। कैसे? मैंने एक चीज लिखी बच्चे यहां पे, क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। अगर मैं अब इसको डिफाइन करूं तो इसका मतलब है फर्स्ट पेड देन यूज। पहले मैं पे करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा बच्चे, मैं उसको यूज करूंगा। अब यहां पे आपका आ गया क्या, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल हो गया इसका। अब आप मेरे को ये बताओ, जो प्रीपेड एक्सपेंस है तो आपके लिए असेट्स हुआ या लायबिलिटी हुआ? सोचने में दिक्कत आ रही है? असेट्स हुआ, असेट्स हुआ। देखो जिसको नहीं समझ आ रहा वो समझना। आपने अपने फोन के अंदर 500 रुपए का बैलेंस डलवाया, आपके फोन में 500 रुपए का बैलेंस आ गया। उस 500 रुपए के बैलेंस का ओनर कौन हुआ, मैं हुआ। तो जिस चीज के हम ओनर होते हैं वो क्या कहलाती है बच्चे, हमारी असेट्स कहलाती है। एक एग्जांपल क्लियर?
अब मान लो एक चीज और हो सकती है यहाँ पे, क्या मैंने यहाँ पे लिखा प्रीपेड रेंट, मतलब मैं कहीं पे रेंट पे रहता हूं, मैंने उसे ना 6 मंथ्स का रेंट कैसे दे दिया बेटा, प्रीपेड कर दिया, यानी 6 महीने का रेंट आप एक साथ ले जाओ मेरे से। तो उस प्रॉपर्टी के 6 महीने के राइट्स किसके पास आ गए, मेरे पास आ गए कि मैं उस प्रॉपर्टी पे रह सकता हूं, यानी मैं उसका मालिक हो गया 6 महीने के लिए। तो वो भी क्या बन गई, मेरी असेट्स बन गई। तो यानी जितने भी आप प्रीपेड खर्चे करोगे दे ऑल आर क्या कहलाएंगे, हमारी असेट्स बन जाएंगी। क्लियर है यहां तक? अब चलिए गुड। अब देखिए थर्ड वन, इसके बाद आता है बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये एग्जांपल समझते हैं। फीस पेड by the student to teacher for whole year। एक स्टूडेंट ने पूरे साल की फीस पे कर दी, किसको बेटा, टीचर को पे कर दी। तो फिर इस टीचर के लिए ये कौन सी इनकम हो गई, रिसीव्ड इन एडवांस। ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है ना। कोई बच्चा अप्रैल में आ रहा है, उसने मेरे को अगले मार्च तक के पैसे दे दिए, तो मेरे लिए कौन सी इनकम हुई, एडवांस इनकम हो गई ना। अब आपको ये सोचना है कि सर ये जो एडवांस इनकम है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अंकित के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये असेट्स बनेगी मेरे लिए या मेरे लिए लायबिलिटी है बच्चे, ये असेट्स है। ठीक है, सब असेट्स के ऊपर हो, सारे गलत हो। मेरा क्या, वो जो आपने मेरे को फीस दी है वो मेरे पैसे हो गए, हो गए, चाहे मैं आपको कल से पढ़ाना बंद कर दूं। मेरे पैसे कब कहलाएंगे बच्चे, वो जब मैं आपको 12 महीने की पूरी सर्विसेज दे दूंगा, तब जाके वो मेरी इनकम होगी। तब तक तो मेरे पे आपका उधार चढ़ गया एक तरीके से। 12 महीने के लिए आपने मेरे को पैसे दे दिए, तो मेरे को आपको 12 महीने तक क्या डिलीवर करनी है, सर्विसेज डिलीवर करनी है। इसका एग्जांपल ऐसे समझो, आपके घर जियो का नेट लगा हुआ है, आपने उसका साल का पैकेज एक साथ खरीद लिया, आपने 12 महीने के लिए पे कर दिया, तो जियो आपको कब तक देगा, अब वो 12 महीने तक की सर्विसेज देगा ना। तो जियो के लिए आपकी लायबिलिटी बन गई कि जियो के ऊपर उधार चढ़ा दिया आपने। आपने अगर मेरे को पूरे साल की फीस दिया तो मेरी असेट्स नहीं है, वो मेरे लिए क्या बन गई, मेरे वे लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि मेरे को अब आपको 12 महीने तक क्या देनी पड़ेंगी बेटा, सर्विसेज देनी पड़ेंगी। पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का ही है बस अकाउंटेंसी में। जिस दिन आप सोचना सीख जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी बेटा, हमारे लिए लायबिलिटी बनेगी। अब अगले वाले से ऊपर वाला क्लियर होगा, ये ना आगे पीछे चलते हैं साथ साथ वाले, भाई बहन ये देखो, एक्रूड इनकम, इसका मतलब होता है बेटा इनकम जनरेटेड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम जनरेटेड बट नॉट रिसीव्ड मतलब क्या है इसका। अब जो मैंने एग्जांपल दिया था ना बच्चे, हम उसका उल्टा कर लेते हैं। एक बच्चा मेरे पास अप्रैल में आया, मैंने कहा बच्चे आपकी फीस, वो कहता है सर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो मैं आपको फीस क्या करूंगा 3-4 महीने बाद दे दूंगा एक साथ। ठीक है कोई बात नहीं, 4 महीने हो गए उसे पढ़ते हुए, तो 4 महीने की फीस क्या हो गई, इनकम क्या हुई यहाँ पे, इनकम जनरेटेड। मेरी 4 महीने की फीस जनरेट तो हो गई, बट नॉट रिसीव, मेरे पास अभी तक आई नहीं है। तो कोई भी ऐसी इनकम जो होती है वो क्या कहलाती है बेटा, हमारी एक्रूड इनकम कहलाती है। एक्रूड का मतलब होता है इकट्ठा होना, यानी मेरी इनकम इकट्ठी हुई पड़ी है लेकिन मेरे को अभी तक रिसीव नहीं हुई है। अब आप फिर से सोचो, अब ये मेरी असेट्स है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या लायबिलिटी है, असेट्स है। सोचो सोचो, गलत सही बाद में देखेंगे, क्या होगी बच्चे, बिल्कुल ठीक। और बताओ, असेट्स, असेट्स। देखो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे ना ऐसे समझो आप, एक सामने बच्चा बैठा है, उसकी फीस मेरे पास आनी है 4 महीने की, तो 4 महीने की फीस मान लो सामने रखी है ना, उसका ओनरशिप राइट उसका नहीं है, उस पैसों का मालिक कौन है, मैं हूं।
भैया मेरा पैसा आपके पास रखा है ना, तो मैं उसका क्या हूँ बच्चे, यहाँ पे मालिक हूँ, तो मैंने आपसे पैसे लेने हैं। तो जिस चीज का मैं मालिक होता हूँ बच्चे, मेरे लिए क्या कहलाती है, वो एक तरीके से एसेट्स कहलाती है। समझ आई? तो अब मैं चारों चीजें रिपीट कर रहा हूँ, फिर आपसे पूछूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस है बेटा, जो पहले हम यूज करते हैं और पेमेंट क्या करते हैं हम उसकी बाद में करते हैं। जब तक मैं उसको पे नहीं कर देता तब तक मेरे लिए क्या कहलाते हैं बच्चे, वो आउटस्टैंडिंग कहलाते हैं। और उनका नेचर क्या होता है, वो हमारी क्या होते हैं बेटा, लायबिलिटीज होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जो हम पहले पे करते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है, हमारी असेट्स बन जाती है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब होता है, एग्जांपल दिया था कि कोई पैसा मेरे पास पहले एडवांस में आ गया, तो मेरे को अभी सर्विसेज देनी है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाती है बेटा, एक तरीके से लायबिलिटीज बनती हैं। एक्रूड इनकम का मतलब है मेरी कोई ऐसी इनकम जो जनरेट तो हो चुकी है लेकिन मेरे को अभी तक रिसीव नहीं हुई है। दे ऑल आर नोन एज अ एक्रूड इनकम। ठीक है, वो मेरी क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी। क्लियर है? चलिए, अब ये अगर आपको क्लियर है तो कुछ और चीजों पे आते हैं बेटा नोट्स के अंदर आपके। देखिएगा, देखिए अब ना एक टर्म आया बेटा हमारा यहाँ पे, क्या, रिसीप्ट्स। किस किस ने सुना है ये रिसीप्ट? सबको मिली है, फीस रिसीप्ट, कहीं भी जाते हो खाने की रिसीप्ट, बिल रिसीप्ट, सब रिसीप्ट मिलती है आपको। ठीक है ना? तो रिसीप्ट क्या है बेटा, द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ असेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी कोई सामान आप बेचोगे तो उसके बदले में या क्या मिलेगी, खरीदने बेचने के बदले में एक रिसीप्ट जनरेट होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, रिसीप्ट बोलते हैं बेसिकली। अब इसके ना दो तरीके की रिसीप्ट्स होती हैं बेटा हमारे पास, एक होती है कैपिटल रिसीप्ट और एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट। डिफरेंस समझना, इसको आप ये लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आता है बहुत ज्यादा। क्या कैपिटल रिसीप्ट क्या है, अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस एंटिटी फ्रॉम प्रोप्राइटर बाय द सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, इशू ऑफ शेयर्स। यानी अगर कोई ओनर अपनी फिक्स्ड असेट्स बेचता है, उससे अगर उसके पास कोई पैसा आता है तो उसके लिए क्या बनेगी बेटा, वो कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगी। ठीक है, पहले सुन लो फिर एग्जांपल सुनना ध्यान से। दूसरी आती है बेटा मेरी कौन सी रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट। It refers to the amount received or receivable by the business entity on a regular basis from the operation of its business, sale of goods and services, rent received। अब ये तो हो गई इसकी थ्योरी बुक वाली, जो मैं आपको कह रहा हूँ याद करनी नहीं है, रटना नहीं है, हमें हमें समझना है। अब बच्चे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को आप हर महीने फीस दोगे, तो वो मेरी क्या कहलाएगी बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरी, रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी जो मैं अपने काम से रेगुलर बेसिस पे अर्न करूंगा बच्चे, वो मेरी सारी की सारी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट। किसी का जनरल स्टोर है, वो रोज सामान बेचेगा, उससे पैसा आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। किसी की स्टेशनरी शॉप है, वो स्टेशनरी बेच के पैसा कमाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ आया रेवेन्यू रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट क्या है, मान लो यहाँ पे सारी मेरी फिक्स्ड असेट्स क्या है इस रूम में, पहले ये बताओ। चेयर्स, बोर्ड, ये नहीं बेचूंगा, और बोलो। ठीक है, चेयर्स है, एसी है, बोर्ड है, टेबल है, सब कुछ है ये। अब अगर मैं इसमें से कोई सामान उठा के बेचता हूं, तो जब मेरे को पैसा मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चे, मेरा कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगा। यानी जब बिजनेस अपनी कोई फिक्स्ड असेट्स बेचता है, क्योंकि फिक्स्ड असेट्स कौन सी थी, जो मैंने बेचने के लिए खरीदी नहीं थी, लेकिन जब मैं अपनी फिक्स्ड असेट्स को बेच के पैसा अर्न करूंगा तो वो क्या है, कैपिटल रिसीप्ट, जो कि कभी कभी होता है। रेवेन्यू रिसीप्ट कौन सी होती है बेटा, जो रेगुलर बेसिस पे होती है, जो मेरा काम है उससे मैं पैसा कमाऊंगा, वो सारी क्या कहलाएंगी, मेरी रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाएंगी। क्लियर है एग्जांपल से अच्छे से? चलिए, अब आता है इसके बाद एक्सपेंडिचर किसे बोला जाता है। देखो एक्सपेंस का ही बड़ा भाई मान लो इसको आप, एक्सपेंस बताया था ना अभी, बेनिफिट के बदले में जो खर्चा करते हो। तो एक्सपेंडिचर क्या है, कहता है एक्सपेंडिचर का मतलब होता है यहाँ पे मनी स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग अ गुड्स और सर्विसेज और असेट्स इज कॉल्ड अ एक्सपेंडिचर। अब इस रूम में मैंने एसी लगाया, पैनल लगाया, चेयर्स लेके आया, तो ये सब मेरे द्वारा किए गए क्या है बेटा, एक्सपेंडिचर है। यानी इन असेट्स को खरीदने के लिए जो मेरे हिसाब से पैसा गया, वो मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है। क्या कहलाएगा बच्चे मेरा, वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, Thus expenditure is a payment for the benefit received। आ गई डेफिनेशन। एक्सपेंडिचर क्या है, किसी भी बेनिफिट के बदले में जो मैं पेमेंट करता हूँ। पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब इसमें भी बेटा इसके तीन भाई हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे कोई भी आप में से ये बताया कैपिटल रिसिप्ट क्या बताई थी बेटा मैंने अभी, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी असेट्स बेच के आता है पैसा, फिक्स्ड असेट्स बेच के जो पैसा आया वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो फिक्स्ड असेट्स खरीदने पे जो पैसा गया वो क्या बन जाएगा मेरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सिंपल सा लॉजिक है।
देखो लिखा भी है, कहता है ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्वायरिंग अ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स खरीदने पे जब हम खर्चा करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिक्स्ड असेट्स बेच के जो पैसा कमाएंगे वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स है। क्लियर हुआ? ठीक है, आर कॉल्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि परचेज ऑफ कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर मैंने इनमें से कुछ परचेज किया है तो मेरा कौन सा खर्चा किया है बेटा, मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है जी हमारा कौन सा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या रिवेन्यू इनकम क्या बताई थी ऊपर, रिवेन्यू रिसीव बताई थी ऊपर, क्या बताई थी, यानी जो मैं अपने रेगुलर बेस ऑफ काम से कमाता हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं तो आपके आई जो फीस आएगी वो मेरी रिवेन्यू रिसिप्ट है, किराने वाले के लिए सामान बेच के जो पैसा आएगा वो उसके लिए रिवेन्यू रिसिप्ट है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कुछ ऐसा ही है, कैसे, ऑल दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर इनकर्ड इन द फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एंड द बेनिफिट ऑफ व्हिच आल्सो एंजॉयज इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। आपको ना शॉर्ट में समझाता हूं, कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आप सेम पीरियड में कर सकते हो या सेम अकाउंटिंग पीरियड में कर सकते हो, वो क्या कहलाता है बच्चे, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। एग्जांपल समझना यहाँ पे, आप ध्यान से सुनना बात को। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ देखो, अगर मैंने कार परचेज करी तो मेरे को आप ये बताओ ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है। कार परचेज कर रहा हूँ, कार कौन सी हो गई मेरी, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया बेटा मेरा, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया सर। ठीक है, अब इस कार की अगर मैं क्या करवाता हूं, सिर्फ सर्विस कराता हूं बच्चे, तो कार की सर्विस कितनी नॉलेज है आपको, साल में एक बार होती है, हर साल होती है, नहीं होती है, कई बार 6 महीने में भी एक बार करानी पड़ती है। यानी कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मैं एक ही अकाउंटिंग पीरियड में ले सकता हूं। अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूं दोनों को। अकाउंटिंग पीरियड होता है बेटा, अकाउंटिंग के अंदर जो ईयर स्टार्ट होता है ना वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है बच्चे हमारा यहाँ पे ये क्लोज होता है। और अभी तक जो आप कैलेंडर ईयर पढ़ रहे थे वो क्या था हमारा, 1 जनवरी को वो शुरू होता था और 31 दिसंबर को क्या होता था बच्चे, वो हमारा खत्म होता था। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस मैं बताऊंगा भी आपको, वरना लास्ट वीडियो देखोगे उसके अंदर बहुत डिटेल में बता रखा है ये पीरियड आया कैसे हमारा। ठीक है, तो अभी हमें समझना है कि अगर एक साल के अंदर अंदर जो हम खर्चा कर रहे हैं और उसका बेनिफिट मेरे को उसी ड्यूरेशन के बीच में मिल रहा है, तो वो खर्चे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते रहना आप जो मैं बोल रहा हूँ और आंसर करेंगे आप इसको क्लियर करने के लिए। आप बताओ बच्चे, आपने अगर फोन परचेज करा तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फोन 2-3 साल चलाओगे। अब बच्चे अगर हमने उस फोन पे टेम्पर चढ़वाया, वो कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, रिवेन्यू हो गया। समझ गए क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म तक नहीं ले सकते। तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐसे भी समझ सकते हो, सर ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मेरे को क्या मिलेगा, कई सालों तक मिलेगा, वो कौन से हो गए मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सर वो हो गए जिसका बेनिफिट क्या मिलेगा मेरे को, शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा। क्लियर है जी? चलो अब देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये हॉल बनवाया, मैंने यहाँ पे ये हॉल बनवाया, तो ये मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू है, ये बताओ। ये तो बन गया, ये ऐसे ही रहने वाला है। चलो अब मैं बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे पेंट करवाया, वो तो साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में क्या होता है, चेंज होता चला जाता है। यानी ऐसे खर्चे जिसका इफेक्ट या जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में लोगे बेटा वो रिवेन्यू है, जिसका लॉन्ग टर्म तक ले पाओगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे कैपिटल कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अभी ये और रह गया, इसे अभी हम बाद में करेंगे, मैं छोड़ रहा हूँ अभी आपके लिए। ठीक है ना, याद है मेरे को, मैं कराऊंगा इसको। ठीक है, अब यहाँ से कुछ टर्म्स आ जाएंगे हमारे, डेटर क्रेडिटर, इनको पहले हम पढ़ने से पहले समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ एक टर्म आया बच्चे हमारा यहाँ पे, जिसका नाम है यहाँ पे डेटर्स। डेटर्स होते कौन है, टू whom goods are sold on credit। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, उधार। यानी डेटर वो पर्सन होता है जिसको मैंने सामान बेचा है, लेकिन कैसे बेचा है बेटा, उधार में बेचा है।
तो अब आप मेरे को ये बताओ, जब मैंने उसे उधार में सामान बेचा है तो मैंने उससे पैसे लेने हैं या देने हैं? लेने हैं। तो जिनसे भी पैसे लेने होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे डेटर्स कहलाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब मेरे को ये बताना है आपने, ये डेटर्स हमारे लिए असेट्स है या हमारी लायबिलिटी है? असेट्स वाले बताओ कौन कौन है? 1 2 3 4 5, 5 है। ठीक है, इनका कहना है सर असेट्स है, आपका लायबिलिटी है कहना। बेटा हमने पैसे लेने हैं या देने हैं? यहाँ पे पैसे लेने हैं। जब पैसे लेने हैं तो इसका मतलब मेरा पैसा सामने वाले के पास पड़ा है, उसका ओनर मैं हूं, तो डेटर्स क्या बन गए मेरे लिए? असेट्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी हमारे लिए? असेट्स। तो डेटर्स का नेचर अभी शॉर्ट में लिख लेते हैं हम सर, क्या होता है सर? ये असेट्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका और एक भाई आया, उसका नाम है क्या यहाँ पे बेटा? क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं हम इसको? क्रेडिटर कौन है? बाय whom goods are purchased on credit। क्रेडिट का मतलब अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे? उधार। ऊपर वाले में मैंने गुड्स क्या करे थे? सोल्ड करे थे उधार में। यहाँ पे क्या करे हैं? मैंने उधार में खरीदे हैं। तो जब मैंने इससे उधार में खरीदे हैं तो मैंने पैसे देने हैं, तो अब असेट्स हुई या लायबिलिटी हुई? ठीक है, तो क्या बन गई सर? ये हमारी लायबिलिटी कहलाएगी। हमारे लिए क्या हो गई? हमारी लायबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, चलिए गुड। अब आपके कुछ फेवरेट क्वेश्चंस पे आते हैं हम, जो आप पढ़ के आए हो। एक टर्म होता है बेटा हमारा कॉस्ट, और एक होता है हमारा रिवेन्यू। मैथ्स का लेट सीपी इज इक्वल्स टू दिस, लेट एसपी इज इक्वल्स टू दिस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस होते थे ना। तो मेरे को कोई बताएगा कि कॉस्ट और रिवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने मेरे को अभी फीस दी, वो भी मेरा रिवेन्यू है, लेकिन आपने अभी इसी महीने की दी, पूरे साल की कहाँ हुई? तब भी रिवेन्यू ही कहलाएगी ना बेटा मेरे लिए। तो वो फिर और बोलो, सोचो सोचो, देखो सुनो, ज्यादा भी मत सोचो, आ जाओ वापसी। कॉस्ट क्या है बेटा? एनी अमाउंट स्पेंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड्स। किसी भी चीज को बनाने पे जो लागत आती है, हिंदी में इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लागत। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बनाने पे जो हमारा खर्चा आता है वो हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट कहलाती है। और रेवेन्यू का मतलब होता है उसका सेल वैल्यू, या सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं हम, कि हमने उसे कितने में बेचा। अब एक एग्जांपल देता हूं। आप अभी बेटा ये स्टेशनरी शॉप से रजिस्टर खरीद के लाए होगे, तो क्या वो रजिस्टर खुद बना रहा है? नहीं बना रहा, वो कहीं से लेके आया होगा। अब मान लो वो रजिस्टर लेके आए, उनका कन्वेंस लगा, रिक्शा का किराया भाड़ा लगा, तो उनको ये रजिस्टर कितने का पड़ा? मान लो 40 रुपए का पड़ा। कितने का पड़ा बेटा यहाँ पे? 40 रुपए का। तो क्या वो आपको 40 का ही बेचेंगे? ऑब्वियस सी बात है सर, ज्यादा का बेचेंगे। उन्होंने आपको कितने का बेचा बेटा? ये 60 रुपए का सेल कर दिया। 40 का रजिस्टर, यानी जितने की कोई चीज दुकानदार को पड़ी वो उसकी क्या थी? कॉस्ट थी। जितने में उसने आगे बेचा वो उसके लिए क्या बन गया? उसका रिवेन्यू बन गया। अब यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा आपका, ठीक है, वो टर्म है हमारा यहाँ पे प्रॉफिट। इस पे बाद में आते हैं, एक टर्म और पढ़ेंगे हम, गेन। अब पहले ये बताओ प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे? 20 रुपीज का। तो आपका ना फॉर्मूला भी याद दिला देता हूँ जो मैथ्स में आप यूज करते थे, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। 60 रुपए का बेचा, 40 रुपए का था, तो सर हमने 20 रुपए का क्या कमाया? यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो कॉस्ट, रिवेन्यू, प्रॉफिट क्लियर हो गए होंगे सारे? क्लियर है अच्छे से? चलो, अब आता है प्रॉफिट और गेन। यहां से अब आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे हम। प्रॉफिट को अगर आप हिंदी डिक्शनरी में जाके ढूंढोगे उसका मतलब है लाभ, ठीक है जी। गेन को भी हिंदी डिक्शनरी में ढूंढोगे जाके, उसका मतलब भी है लाभ। दोनों में डिफरेंस क्या है? बताओ भैया, क्या डिफरेंस है? देखो सिंपल सा एक वर्ड में डिफरेंस है इसका। क्या? प्रॉफिट जो होता है बेटा, ये होता है
रेगुलर इन नेचर, और ये जो होता है ना, ये होता है इर्रेगुलर इन नेचर। अब रेगुलर और इर्रेगुलर का मतलब समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे को जो मंथली फीस आएगी वो क्या कहलाएगी बेटा, मेरे लिए प्रॉफिट है, जो रेगुलर बेसिस पे आना है। किसी के पापा जॉब करते हैं, उनको जो मंथली सैलरी मिलेगी वो उनके लिए क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब इररेगुलर क्या हुआ भाई, मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, साइड में कोई मकान बिक रहा था, मेरे पास कोई आया, मैं कहा ठीक है जी मैं बिकवा रहा हूँ, मेरे पास है आप खरीद रहे हो, उन्होंने खरीद लिया, उसमें मेरे को कुछ कमीशन मिली। अब वो जो कमीशन मिली है ना, वो मेरा प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, वो मेरा क्या कहलाएगा बेटा, गेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वहां पे, वो गेन। यानी इसको और शॉर्ट में समझे, रेगुलर बेसिस पे होने वाले फायदे प्रॉफिट, कभी कभी अचानक से होने वाला फायदा वो क्या कहलाता है, हमारा गेन कहलाता है। और एग्जांपल दे देता हूं, आप में से बहुत सारे पेरेंट जो हैं वो सैलरीड पर्सन है, उनकी सैलरी आती है, तो सैलरी जो में है कौन सा होगा उनका, प्रॉफिट होगा गेन होगा, प्रॉफिट होगा। अब उनमें से ना किसी किसी ने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, वहां से भी उनको कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है, तो वो क्या बन जाएगा उनके लिए, अब गेन बन जाएगा। समझ आया प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है। तो प्रॉफिट रेगुलर से होता है और गेन कैसे होता है हमारा, कभी कभी होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से, ठीक है। चलिए